Hey what's up guys, चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ एनिमेशन की क्लास 2.1 में आपको खुशामदीद। इस क्लास के अंदर हम ओवरऑल देखेंगे कि आपसे एक सिंपल लोडिंग बार एनिमेशन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हम इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि हम इस क्लास के अंदर ओवरऑल इस एनिमेशन के अलावा आप कौन सी चीज़ें सीखने लगे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस क्लास के अंदर हम कंपोजिशन सेटिंग्स के बारे में देखेंगे कि कंपोजिशन की सेटिंग्स को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल को सेव करना सीखेंगे। आप देखेंगे कि कंपोजिशन के अंदर किस किस्म की लेयर्स मौजूद होती हैं। फिर हम एक सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे और उसकी सेटिंग्स के बारे में जानेंगे कि हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हर लेयर की कुछ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद हम आफ्टर इफेक्ट्स की जो मेन पावर है यानी कि की फ्रेम एंड एनिमेशन वगैरह, उसके बारे में देखेंगे कि आप किस तरीके से अपनी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे तो ओवरऑल आपकी एक सिंपल लोडिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स ओपन है और यहाँ से अब हमने सबसे पहले एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करनी है। कंपोजिशन को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है ये ऑलरेडी मैं क्लास नंबर 1 में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाकर आप वो देखें। तो यहाँ से हम एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करते हैं और इसको सबसे पहले आपने यहाँ से नाम देना है। यहाँ पे लिखा हुआ कंपोजिशन नेम, तो इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट एनिमेशन। ये हमारे पास नाम आ चुका है और यहाँ से आप देखते हैं कि बेसिक के अंदर आपको कुछ प्रीसेट्स मिलती हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म की प्रीसेट्स मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर HDTV 1080 24 फ्रेम पर सेकंड को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये रेजोल्यूशन मिल जाएगी और 24 फ्रेम पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास एस्पेक्ट रेशो है जो आपकी रिक्वायर्ड है, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रेजोल्यूशन है वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से स्टार्ट टाइम कोड यानी कि आप जो आपकी कंपोजिशन है वो स्टार्ट कहाँ से हो और उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से 5 सेकंड मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। और बैकग्राउंड कलर ये आपकी जो मर्ज़ी आप रखना चाहें, मैं यहाँ पर ब्लैक कलर ही सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद हम इसको कर देते हैं ओके। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी कंपोजिशन तैयार हो चुकी है। अगर आप यहाँ से टॉगल स्विच को अनेबल करते हैं तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक खाली लिफाफा है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। काम शुरू करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपने सबसे पहले अपनी फाइल को सेव करना है। तो उसके दो तरीके हैं, या तो अगर आप Ctrl+S को दबाएंगे या फिर आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे सेव, या आप देख सकते हैं साथ में लिखा हो Ctrl+S। तो सेव को दबाएंगे तो आपके पास इस तरह से वो विंडो ओपन हो जाएगी और आपने इसको अपनी लोकेशन में सेव करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ और यहाँ से हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ ट्यूटोरियल और ये हमारे पास एक फ़ोल्डर बन चुका है और इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट एनिमेशन। तो अभी हमारी ये फ़ाइल जो है वो सेव हो चुकी है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कुछ भी होता है तो हमारी ये फ़ाइल सेव पड़ी रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी एक कंपोजिशन के अंदर कितनी किस्म की लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाते हैं तो इसका मतलब है आप कोई न्यू लेयर क्रिएट करने लगे हैं। तो या फिर आप यहाँ से लेयर में जाएंगे और यहाँ से न्यू में आप देख सकते हैं तो ये आपको डिफरेंट किस्म की लेयर्स नज़र आ रही हैं और साथ में शॉर्टकट्स भी नज़र आ रही हैं अगर आप यूज़ करना चाहें तो। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। सबसे पहले टेक्स्ट, तो नाम से ज़ाहिर है टेक्स्ट लेयर जो है इसके अंदर आपके पास टेक्स्ट होगा। सॉलिड, ये एक सॉलिड कलर होता है, आप कोई भी कलर चूज़ करके उसकी रेजोल्यूशन वगैरह सेट करके यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लाइट, जब हम 3D एलिमेंट ऐड करते हैं या 3D कंपोजिशन बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म की लाइट्स मौजूद होती हैं, वो हम ऐड करते हैं। कैमरा, सीधी सी बात है कैमरा क्रिएट होगा और यहाँ पर मौजूद एक नल ऑब्जेक्ट बेसिकली विजिबल नहीं होती लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन डेटा को कैरी करके लेकर जाती है। ये हम आने वाले वीडियोस में इसको देखेंगे। इसके बाद है शेप लेयर यानी कि रेक्टेंगल या आप कोई भी शेप आप क्रिएट करना चाहते हो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद एक एडजस्टमेंट लेयर यानी कि आप कलर वगैरह अप्लाई करेंगे तो उसके नीचे जितने भी कलर होंगे वो सारे के सारे इफेक्ट होंगे। ये भी इनविजिबल होती है। इन सब का इस्तेमाल हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बाकी ये जो लेयर्स हैं ये हमारे काम के अंदर बहुत ही कम यूज़ होती हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से एक सॉलिड क्रिएट करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक सॉलिड नज़र आ रही होगी जिसका कलर ऑलरेडी रेड सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसके कलर चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पर इसका नाम नज़र आ रहा होगा रॉयल ब्लू सॉलिड।
तो ये सबसे पहले कह रहा है आपको यहाँ से कलर सेलेक्ट करें। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसका कलर वाइट सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा वाइट सॉलिड, और इसका कोड भी यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये इसको मैं ओके करता हूँ, और अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि इसकी हाइट एंड विड्थ, तो ये जो हाइट एंड विड्थ है ये आपकी कंपोजिशन की हाइट एंड विड्थ है। और अगर मैं यहाँ से ओके को प्रेस करता हूँ तो हमारे पास एक वाइट सॉलिड बन चुकी है। अब आप इस ट्रांसपेरेंसी ग्रेड को क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब इसका अल्फा जो है यानी कि बैकग्राउंड जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म हो चुकी है। फिर मैं इस लेयर को अभी डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, न्यू और सॉलिड में जाते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको चेक कर लेता हूँ लॉग एस्पेक्ट रेशो, तो ये 69 के हिसाब से इसकी वैल्यू को एडजस्ट करता रहेगा। तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और यहाँ से मैं टाइप करता हूँ 500 और यहाँ से टाइप करता हूँ 500। तो अभी आपको ये एस्पेक्ट रेशो बता रहा है कि 1/1 की एस्पेक्ट रेशो है, और इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ से क्यूब। तो इस तरीके से आप अपनी सॉलिड की लेयर सॉलिड सेटिंग्स जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से स्विच को बंद कर देता हूँ। तो हमारे पास एक क्यूब जो है एक परफेक्ट क्यूब बन चुका है जिसकी हाइट एंड विड्थ 500 बाई 500 है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्यूब तैयार हो चुका है। इसके साथ आपको यहाँ पर एक एरो नजर आएगा। बेसिकली इसको आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का टैब नजर आ रहा होगा। अब बेसिकली ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हर लेयर के साथ आपको ये मिलेंगी। इसको फिर से यहाँ से ओपन करते हैं तो आपको 5 किस्म की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज मिलेगी। एक है एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं एंकर पॉइंट की। एंकर पॉइंट किसी भी लेयर का सेंट्रल पॉइंट, ये जो आपको ये निशान नज़र आ रहा होगा ये इसका एंकर पॉइंट है। अब एंकर पॉइंट से मुराद ये है, इसको आप एज ए CG पॉइंट ले लें कि ये वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द इसकी पोजीशन, स्केल और रोटेशन कंट्रोल होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ तो ये अपने सेंट्रल पॉइंट के ऊपर रोटेट करेगा, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ। अभी हम इसका एंकर पॉइंट जो है वो यहाँ से चेंज करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं उसका सेंटर पॉइंट उसकी हॉरिजेंटल यानी कि एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक की दो वैल्यूज़ मौजूद हैं जिसको कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। तो कॉमा से पहले जो है ये एक्स एक्सिस की है यानी कि एस एक्सिस में, और दूसरी है वाई एक्सिस में यानी कि ऊपर और नीचे। तो सबसे पहले वाली जो मैं चेंज करता हूँ तो ये राइट और लेफ्ट जाएगा, और अगर मैं दूसरी वैल्यू को चेंज करता हूँ तो ये ऊपर और नीचे जाएगा। फिर तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका एंकर पॉइंट चेंज हो रहा है। अब भी अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूँ तो ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट होगा। तो अभी आप यहाँ से इस तरह देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं ओरिजिनल से हट के। तो मैं यहाँ रोटेशन को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके रीसेट कर देता हूँ। उसकी रोटेशन जो है वो रीसेट हो चुकी है। इसी तरह एंकर पॉइंट पे जाते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करके रीसेट कर देते हैं तो उसका एंकर पॉइंट रीसेट वापस ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाता है। अभी हम यहाँ से टूल बार को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी पेन बिहाइंड टूल यानी कि एंकर पॉइंट जो है इसको सेलेक्ट करने वाला टूल मौजूद है। अभी आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, जो ही मैं यहाँ से इस एंकर पॉइंट को चेंज करूँगा आपको पोजीशन चेंज होती नज़र आएगी, यानी कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। असल में ये जो पोजीशन है वो इसी एंकर पॉइंट की पोजीशन है कि आपके पास ये जो कंपोजिशन है उसमें कहाँ पर आपका ये एंकर पॉइंट मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस N4 टैब पर आएँ तो अभी आपको बता रहा होगा कि आपका ये जो माउस है ये स्क्रीन पर कहाँ मौजूद है। तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ आपको मालूम होगी। अब यहाँ पर आप देखें पोजीशन में 774 और 738 वैल्यू मौजूद है, और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आपको वैल्यूज़ वहाँ पे नज़र आ रही होंगी एक्स एंड वाई की कि वो 700 के करीब है। इसी तरह अगर आप देखें तो आपका माउस जो है वो एक एंकर पॉइंट के टूल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके एक सिलेक्ट टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप जब इसको रोटेट करवाएंगे तो ये अपने इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करेगा। इसके बाद देखें अगर आप इसकी पोजीशन, तो आप इसकी पोजीशन को एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह जिसकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज मौजूद है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ओपेसिटी है, ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी मौजूद है, यहाँ पर हर एक दो मौजूद हैं। तो इनको आप अलहदा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप पोजीशन के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको नज़र आएगा सेपरेट डायमेंशंस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हर एक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इंडिविजुअली। अब एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को आप अलहदा से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल Z करके इन दोनों को
वापस कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास स्केल मौजूद है। अगर हम इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो ये हमारे एंकर पॉइंट के हिसाब से उसको एज ए सेंटर रख के स्केल अप करेगा। तो अगर आप इसको स्केल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस जगह के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आ रहा, बाकी हर चीज़ इस मकाम के बदले छोटी या बड़ी हो रही है। इसी तरह जो पोजीशन है वो इस मकाम के हिसाब से चेंज होगी, यानी कि इसकी एंकर पॉइंट की पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं। और इसी तरह ओपेसिटी है, आप इसकी वैल्यू जो है वो ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी आप जो है सिंपली राइट क्लिक करके रीसेट और पोजीशन को रीसेट, इसी तरह स्केल को रीसेट और साथ में रोटेशन को रीसेट कर सकते हैं। तो हम वो देख सकते हैं परफेक्ट सेंटर के अंदर आ गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आपका एंकर पॉइंट परफेक्ट सेंटर में है तो ये भी आप देख सकते हैं 960 और 540। ये बेसिकली आपकी कंपोजिशन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनके हाफ हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने कैलकुलेटर लेकर आता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं 1920 डिवाइडेड बाय 2 की जो विथ है इसका डिवाइड, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 960 पहली वैल्यू आ चुकी है और इसी तरह 1080 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 540 आ जाएगा। तो ये इसका परफेक्ट सेंटर है। तो आप अपनी कंपोजिशन की वैल्यूज़ को 2 पर डिवाइड करके इसका परफेक्ट सेंटर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास अभी एक क्यूब मौजूद है। अब हम चलते हैं की फ्रेम्स के बारे में। की फ्रेम्स बेसिकली क्या होती हैं? की फ्रेम आप अपनी टाइमलाइन के हिसाब से इन वैल्यूज़ को हर वो प्रॉपर्टी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जिसके साथ ये घड़ी मौजूद है, इसका मतलब है कि आप उसकी वैल्यूज़ को विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वो किस तरीके से? फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे जहाँ पे आपका कर्सर है, बेसिकली आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ फ्रेम्स नज़र आ रही होंगी और दूसरे नंबर पर सेकंड्स हैं। तो मैं इसको आगे लेके जाता हूँ तो देखें 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैं चाहता हूँ कि शुरू में इसकी ओपेसिटी 100% रहे और 2 सेकंड बाद, यानी कि आप 2 सेकंड यहाँ पर परफेक्ट है और उसकी वैल्यू हो जाए 0 ओपेसिटी की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर एक इस घड़ी के ऊपर प्रेस करूँगा तो हमारे पास एक की फ्रेम यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके कर देता हूँ 0 तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो चुकी है। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो होगी 0। अब हम शुरू में जाते हैं और इसकी वैल्यू को कर देते हैं 100। तो हमारे पास 2 की फ्रेम जो है वो आ चुकी हैं। एक शुरू में, यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी। 100 मौजूद है, यानी कि यहाँ पर ओपेसिटी की वैल्यू होगी 100। ओके, और यहाँ पर वैल्यू होगी 0। अब जब हम इसको प्ले करेंगे तो इसकी ओपेसिटी 100 से जानी चाहिए 0 की तरफ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आकर 100% गायब हो जाता है। तो इसको प्ले करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि वो ऐसा ऐसा गायब हो रहा है, क्योंकि अब हमने उसकी ओपेसिटी को एनिमेट करवा दिया है। यानी कि की फ्रेम्स की मदद से आप एक एनिमेशन बिल्ड करते हैं। उम्मीद है आपको एनिमेशन और की फ्रेम्स का बेसिक्स जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम इसके ऊपर से इस एनिमेशन को हटाते हैं या फिर हम एक की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इसको आप इंडिविजुअली डिलीट भी कर सकते हैं। और अभी आप देखें एक की फ्रेम गायब हो चुकी है, दूसरी यहाँ पर मौजूद है। या फिर आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये सारी की सारी की फ्रेम्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। अब हम इस क्यूब को एनिमेट करवाते हैं। अब चूंकि हमें एक लोडिंग बार एनिमेशन क्रिएट करनी है तो मैं ये चाहता हूँ कि ये क्यूब जो है वो जलता बुझता रहे। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है हमें ओपेसिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी ओपेसिटी शुरू में 100% रहे और कुछ फ्रेम्स बाद जाकर इसकी ओपेसिटी हो जाए 0। तो अगर आप इसको प्ले करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कुछ टाइम बाद ये गायब होना शुरू कर देगा। लेकिन ये है कि एक लोडिंग बार एनिमेशन के हिसाब से ये काफ़ी स्लो है। तो आप इसको तेज़ किस तरीके से कर सकते हैं कि लास्ट की फ्रेम को आप पकड़ के अपने लेफ़्ट की तरफ लेकर आएंगे तो ये ज़ाहिर सी बात है इतने कम टाइम में ये प्ले होगा। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा तेज़ हो गया है। इसको मज़ीद आप आगे लेकर जाएंगे तो ये और फास्ट हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तकरीबन 6 फ्रेम्स जो है। तो मैं इसको 10 फ्रेम तक लेकर आता हूँ, यानी कि 10 फ्रेम के लिए ये आपको विजिबल रहेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं इस तरह से है। अब आप इस जो लेयर है इसको ट्रिम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये लेयर यहाँ से इसको आप ट्रिम करेंगे और यहाँ पर आ जाएगी। एक तो तरीका ये है, और अगर आप साथ में शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये परफेक्टली यहाँ पर आकर स्टक हो जाएगी। ठीक है,
या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इस लेयर को सेलेक्ट करके आप आल्ट क्लिक और बड़ी ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो यहाँ से बंद और यहाँ से ये आपकी लेयर जो है वो कट आउट हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपकी जो लेयर है वो यहाँ तक सिर्फ मौजूद है। फिर अगर आपका ये जो कंपोजिशन है वो आपकी चेंज हो गई है तो आप इसको रीएडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी आप देखेंगे आपका क्यूब इस तरह से एनिमेट हो चुका है। अभी यहाँ से मैं एक मज़े की बात बताता हूँ कि अगर आप इस लेयर को सिलेक्ट करके यू को प्रेस करेंगे तो जस्ट वो आपकी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर एनिमेशन लगा हुआ है वो आपको शो होगी। जैसे मैंने यू प्रेस किया और आपके पास ये ओपेसिटी की वैल्यू जैसा क्योंकि इसके ऊपर एनिमेशन लगा हुआ है वो सिर्फ वो शो हो गई। बाकी आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आप सिंपली निकाल सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। मिसाल के तौर पर अब मैं इनको बंद करता हूँ और मैं अगर टी को प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ओपेसिटी आ जाती है। अगर मैं ए को प्रेस करता हूँ तो एंकर पॉइंट आ जाता है। पोजीशन से पी को प्रेस करेंगे तो पोजीशन आ जाएगी। इस तरह एस को प्रेस करेंगे स्केल आ जाएगा और आर को प्रेस करेंगे तो रोटेशन आ जाएगी। तो जस्ट हम ओपेसिटी के लिए टी को यूज़ करेंगे। बाकी प्रॉपर्टीज़ के पहले लेटर को हम सेलेक्ट करेंगे जैसे ए पी एस आर हो गया तो हमारे पास ये ओपन हो जाएंगी। तो हमारे पास ये क्यूब बन चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका स्केल थोड़ा सा कम हो जाए तो हम एस को प्रेस करेंगे। यहाँ पर 100% है तो इसकी वैल्यूज़ को मैं कर देता हूँ 25%। तो अभी आप देख सकते हैं छोटा सा क्यूब बन चुका है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि एक की बजाय 3 क्यूब हों। तो मैं सिंपल इसको क्लिक करके कंट्रोल डी या फिर एडिट में जाकर यहाँ से आप देखेंगे डुप्लीकेट और साथ में आपकी शॉर्टकट मौजूद है। कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे तो ये 2 हो जाएंगी। तो मैं सिंपल यहाँ से इसको फिर से रीनेम कर सकता हूँ। अगर आप लेयर को सिलेक्ट करके एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप इसको नाम देंगे क्यूब 1 और इसको हम नाम देंगे। अब ये आपने एक और चीज़ के अंदर रखनी है कि ये आप देख सकते हैं आपकी विंडो कौन सी सिलेक्टेड है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करके इस विंडो को सिलेक्ट करना है यहीं के टाइम लाइन को। यहाँ से एंटर को प्रेस करेंगे उसको मैं नाम देता हूँ क्यूब 02। तो हमारे पास अब 2 क्यूब्स बन चुके हैं। इसको फिर से मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली उसके नाम के हिसाब से क्यूब 3 जनरेट हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इनकी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा आगे पीछे रखते हैं। तो क्यूब 1 जो है अगर मैं पी को प्रेस करता हूँ तो अब चूँकि पहला क्यूब है तो ये सबसे पहले मौजूद होना चाहिए। तो इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को मैं चेंज करके इसको साइड की तरफ लेकर आता हूँ। इस तरीके से 2 जो है वो परफेक्ट मिडल में रहेगा और 3 जो है इसकी वैल्यूज़ को मैं P को प्रेस करके दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाता हूँ। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा। बाय द वे अगर आप इस स्क्रीन के ऊपर आके माउस को व्हील करते हैं तो आपको ये इस तरह से नज़र आएगा और आप परफेक्टली देख सकते हैं कि इनके दरमियान गैप जो है वो सही तरीके से मौजूद है। या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करके आपके पास एक्शन सेव्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। जैसे ये प्रोपोर्शनल ग्रिड है ये आपको अच्छे तरीके से मदद देगा इसको अलाइन करने के लिए। फिर मैं इनको बंद कर देता हूँ। अभी आप देखें अगर आप ग्रिड को प्रेस करेंगे तो आपके पास छोटे मजीद ग्रिड आ जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली अलाइंड है कि नहीं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये जो लाइंस आ रही हैं इससे थोड़ा सा साइड पर है लेकिन ये बहुत ही कम साइड पर है। तो हम क्यूब नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे और ये जो हमारी पोजीशन है इसको कंट्रोल क्लिक करके साइड पर करेंगे तो उसकी वैल्यूज बहुत ही कम जो है वो चेंज होंगी। इसी तरह अगर आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत जल्दी चेंज होंगी। मैं इसकी वैल्यूज़ को कंट्रोल प्रेस करके चेंज करता हूँ ताकि बहुत ही कम वैल्यूज़ चेंज हो। तभी आप देख सकते हैं इनके दरमियान गैप जो है वो परफेक्ट हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ से इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको यहाँ से बंद कर देता हूँ। फिर से यहाँ से सिलेक्ट करके फिट कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे जो क्यूब्स हैं वो इस तरीके से कुछ बन चुके हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले एक क्यूब शो हो फिर दूसरा फिर तीसरा और जिसके बाद ये गिरे एक दूसरे के बाद ये दोनों ख़त्म भी हो जाएं। तो मैं क्यूब 2 को थोड़ा सा फ्रेम में आगे लेके जाऊंगा टाइम में और इसको भी इतने ही फ्रेम बाद यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनके दरमियान गैप जो है वो इक्वली मौजूद है। तो अभी आप देखेंगे आपको ये इस तरीके से एनिमेशन नज़र आएगा। तो ये आपके पास एक एनिमेशन आ चुका है, एक लोडिंग एनिमेशन सिंपल सा। अगर आप एक और क्यूब ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे और इसके बाद अभी आप क्या करेंगे पी को प्रेस करके इसकी वैल्यू को आप मज़ीद साइड पर ले आएंगे इस तरीके से। खैर लेकिन हमने चौथा क्यूब ऐड नहीं करना। तो हमारे पास ये एक छोटे सा एनिमेशन बन चुका है। तो अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक लोडिंग नाम जो है वो भी साथ में आ जाए। तो यहाँ से अगर आप कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे या यहाँ से शेल्फ टूल से टी को प्रेस करेंगे तो आपके पास टाइप टूल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा।
यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर करैक्टर की प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी। जो फ़ॉन्ट है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसकी जो मज़ीद कैटेगरीज आ जाती हैं वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका कलर, स्ट्रोक और बाकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो मैं सिंपल यहाँ पर टाइप करता हूँ लोडिंग, तो हमारे पास ये नाम जो है वो आ चुका है। इसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन में जाएंगे और यहाँ से आपको पोजीशन सेम वही पोजीशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये है कि अगर आप अलाइन में आएंगे तो आपको ये जो है वो नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये अलाइन हॉरिजेंटली हो जाएगा, तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाएगा। अब हम इसको अलाइन वर्टिकली नहीं करेंगे, ये इसके बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसकी वाई एक्सिस में वैल्यू को लेकर आते हैं नीचे इस तरीके से, और इसका स्केल थोड़ा सा कम कर देते हैं इस तरीके से। तो हम चाहते हैं कि इसका स्केल इतना हो। अभी हम चाहते हैं कि लोडिंग के साथ 3 डॉट्स मज़ीद आ जाएं, तो यहाँ से फिर टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि आपके टाइप टूल के इर्द एक छोटा सा बॉक्स है, लेकिन जो ही आप इसको ऊपर लेकर आएंगे तो वो बता रहा होगा कि ये पहले से ही एक रिटन टेक्स्ट है। तो इसको आप सिंपल सिलेक्ट करके आपकी कीपैड के ऊपर जो एरो हैं वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से मैं 3 डॉट्स जो है वो ऐड कर लेता हूँ ताकि एक लोडिंग वाली फीलिंग जो है वो आपके पास आनी चाहिए। इसी तरह मैं अगेन इसको यहाँ से ट्रिम करके अपने एनिमेशन तक लेकर आता हूँ, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुका है। अभी हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो लोडिंग है इसकी ओपेसिटी भी इस एनिमेशन के हिसाब से कंट्रोल हो। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट जो है इसको सिलेक्ट करके टी को प्रेस करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि पहली फ्रेम के ऊपर इसकी ओपेसिटी 100% रहे और आखिरी फ्रेम पे जाके इसकी ओपेसिटी हो जाए 0। तो अभी हम इसको प्ले करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि लोडिंग भी साथ में गायब हो जाएगा। अभी मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सॉलिड के कलर्स हैं वो चेंज हो जाएं, ये जो आपको कलर नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से वी को प्रेस करूँगा तो अभी आप देखें कि जो मेरा माउस है वो सिलेक्ट टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, क्यूब 1 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेयर में जाएंगे और आपको नज़र आ रहा होगा सॉलिड सेटिंग्स, या कंट्रोल शिफ्ट 5 को प्रेस करेंगे तो आपके पास सॉलिड सेटिंग्स फिर से वापस आ जाएंगी। यहाँ से मैं इसका चाहता हूँ कि कलर जो है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ से कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 100% रेड कलर जो है वो आ जाए। तो अभी आपको यहाँ पर वैल्यूज नज़र आ रही होंगी कि रेड जो है वो 1 है, ग्रीन 1 है और ब्लू जो है वो भी 1 है। तो मैं ब्लू को 0 कर देता हूँ और ग्रीन को कर देता हूँ 0। तो हमारे पास 100% रेड जो है वो आ चुका है। कलर कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ ओके और इसको कर देते हैं न्यू। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपकी जो पहला जो बॉक्स है उसका कलर हो चुका है रेड। इसी तरह आप क्यूब 2 को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट वाई को प्रेस करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। सिंपल यहाँ से क्लिक करके मैं रेड को कर देता हूँ 1 और यहाँ से ब्लू को कर देता हूँ 0, यानी कि 0 ऑफ हो गए और हमारे पास जो ग्रीन की वैल्यू है वो 100% हो गई। तो ये हमारे पास परफेक्ट ग्रीन कलर आ चुका है। इसको कर देते हैं न्यू, तो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद क्यूब 3 को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट वाई को प्रेस करेंगे तो हमारे पास फिर से ये आ गया और इसका कलर हम कर देते हैं, यहाँ से रेड को ऑफ कर देते हैं, ग्रीन को ऑफ कर देते हैं, जस्ट ब्लू कलर आ गया। तो ये हमारे पास प्राइमरी कलर जो है RGB कलर वो आ चुके हैं। अभी आप इसको प्ले करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से एनिमेशन बन चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि एनिमेशन बार बार रिपीट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि जो डुप्लीकेटेड लेयर्स हैं वो हमारे पास इस तरीके से आ गई हैं। तो आप सिंपल किसी एक को सिलेक्ट करके इनको सबके ऊपर टॉप पे ले आएंगे इस तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास डुप्लीकेटेड लेयर्स मौजूद है। अब आपने सिंपल इनको ड्रैग करके जहाँ पे आपका पहला एनिमेशन ख़त्म हो रहा है उसके बाद लगा देंगे इस तरीके से। फिर इसी तरह आपने इसको फिर से डुप्लीकेट करना है, इन सब को सिलेक्ट करके टॉप पर लेकर आएंगे इस तरीके से और इनको फिर से मूव करके आगे ले जाना है। हम इनको फिर से डुप्लीकेट करेंगे और जब तक कि हमारी ये टाइमलाइन जो है वो फिल नहीं हो जाती, इस तरीके से कर लेते हैं। अभी आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐड ना करें, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ट्रिम भी कर सकते हैं और इसको आप ये आपकी कंपोजिशन है, इसको आप ट्रिम करके यहाँ तक लेकर आएंगे। यहाँ पर राइट के लेकर के इसको कर देंगे ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया, तो ये यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी और पूरी की पूरी कंपोजिशन इस तरीके से आ जाएगी। तो अभी अब देखें तो आपको ये एक पूरा का पूरा एनिमेशन नज़र आ रहा है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो टेक्स्ट लेयर है वो शुरू से 100% ना हो बल्कि मिड में जाके 100% और फिर ये ख़त्म हो जाए। शुरू में भी 0, दरमियान में 100 और आखिर में भी 0% हो जाए।
तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा लेयर्स क्रिएट कर ली हैं, 24 लेयर्स क्रिएट कर ली हैं। जो आप लेयर ज़्यादा करते जाएंगे आपका सिस्टम जो है वो स्लो होता जाएगा। तो अगर आप पहली टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और टी को प्रेस करेंगे, ओपेसिटी, ये जो की फ्रेम है इसको हम पकड़ के सेंटर में लेकर आएंगे और पहली फ्रेम के ऊपर जाके इसको हम कर देंगे 0%। तो अब हमारे पास 3 की फ्रेम जो है वो बन चुकी हैं। अब मसला ये है कि हम क्या इंडिविजुअली इन सब टेक्स्ट लेयर की जो ओपेसिटी है उसको इंडिविजुअली चेंज करेंगे। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि यहाँ से इसको हम ओपेसिटी को सिलेक्ट करके Ctrl+C करेंगे, कॉपी हो गया। और ये जो हमारी दूसरी टेक्स्ट लेयर है इसकी पहली फ्रेम के ऊपर, चूँकि हमारी यहाँ से जो की फ्रेम है वो इसकी पहली फ्रेम के ऊपर शुरू हो रही है, तो यहाँ पे इसकी पहली फ्रेम के ऊपर जाके इसको कर देंगे Ctrl+V। तो अगर आप अब टी को प्रेस करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो चुकी हैं। यहाँ से सिंपल फिर से हम इधर आएंगे और यहाँ से टी को प्रेस करेंगे, अभी आप देख सकते हैं 2 हैं। तो यहाँ से आप सिंपल उस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करके Ctrl+V को प्रेस करेंगे तो वो आपके पास ऐड हो चुकी हैं। इसी तरह हम इसको टी प्रेस करते हैं। अभी आप यहाँ पे एक चीज़ बताता चलो, मिसाल के तौर पर आपका कर्सर यहाँ पर है और मैं यहाँ कर वी करता हूँ तो वो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर पेस्ट हो गई हैं। जहाँ पर आपका कर्सर होगा वो वैल्यूज़ वहाँ पर पेस्ट होंगी। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और उसको कर देता हूँ Ctrl+V, सिंपल यहाँ पर जाके सिलेक्ट करके Ctrl+V और यहाँ पर आके Ctrl+V कर दूंगा। तो हमारी सारी की सारी टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट की ओपेसिटी जो है वो एडजस्ट हो चुकी है। अभी हम इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो बड़े मज़े से ऑन ऑफ हो रहा है और हमारे पास एक पूरी की पूरी सिंपल बार एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कुछ बेसिक एनिमेशंस जो हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बताए हैं। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। पीस।